आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएल के बारे में। आई एम वेरी श्योर कि आपने इस कंपनी के बारे में सुना ही होगा। पास्ट में जिस तरह से इसने रिटर्न दिया है, अगर रिसेंट पास्ट की बात करें, बड़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। यहाँ से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले फोकस करते हैं Q1 नंबर के ऊपर कि Q1 के बेसिस पे इसके प्राइस जो होगा अप या फिर डाउन गया है, तो वहाँ समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से YoY बेसिस पे उसमें क्या चीज़ हुआ है, उसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट फोकस करें कंपनी के ग्रॉस मार्जिन के ऊपर। अगेन YoY बेसिस पे पिछले साल से इस साल में कंपेयर करें 10% की जंप हमें वहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट फोकस करें EBITDA के ऊपर। EBITDA में भी 9% की जंप है। एंड उसके बाद बात करें PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहाँ पे हमें -20% की एक डिप दिखाई पड़ रही है। यानी फर्स्ट डिप हमें यहाँ डिप है, लेकिन पैट की अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहाँ पे हमें 20% की जंप दिखाई पड़ रही है। यानी कि यहाँ पे जितने भी पैरामीटर हैं वहाँ पे कंपनी ने YoY बेसिस पे अच्छा काम किया है। इसके बाद आखिरी जो लाइन आपको दिख रही होगी नेट प्रॉफिट, इसमें आप देख सकते हो ये इसमें भी आपको 23% की जंप दिखाई पड़ रही है। यानी जितने भी पैरामीटर हैं कंपनी ने अच्छा काम किया है। अब जब इसका अच्छा काम किया है तो कई बार हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या की है कि जब मार्केट इस चीज़ को पहले ही जानता था और इसीलिए रिजल्ट आने से पहले इसमें गजब की तेज़ी थी, बड़ा ही अच्छा इसने रिटर्न दिया है। लेकिन उसके बाद जैसे रिजल्ट आए हैं आप यहाँ देख सकते हो धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। हम चार्ट पे तो डेफिनेटली देखेंगे। अगर Q1 के नंबर्स को पूरा समराइज़ कर दें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे नेट सेल में जो जंप हुई है YoY बेसिस पे 49% की। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट में 81% की एंड EBITDA में 16 एंड उसके बाद इंक्रीज़ हुआ है जो इसका EPS 1.95 से ये हो चुका है 3.53। ओवरऑल हमें नंबर यहाँ पे अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ किस तरह से हो रही है अगर उसके ऊपर हम फोकस करें, सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स ग्रोथ। 3 साल में 16 था, फिर 13 से 16 से 17, यानी यहाँ से कंपनी की सेल्स ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट फोकस करें अगर प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, यहाँ पे इसके वैसे प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, ऑल्दो प्रॉफिट माइनस टू माइनस होते हुए जा रहे हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कंपनी की सेल तो आ रही होती है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहे थे, और कई बार ये भी देखते हैं कि कंपनी की सेल उस तरह से नहीं आ रही होती है लेकिन प्रॉफिट कई बार बढ़ के हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके पीछे कई रीज़न हो जाते हैं, कई लॉजिक हो जाते हैं। जब हम कंप्लीटली बैलेंस शीट को ओपन करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि इतनी सेल आई है, सेल का हुआ क्या क्या है, इसमें कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना डेट में गया है, कितना प्लेजिंग के लिए गया है, कितना एक्सपेंशन में गया है, ये सब के बाद कंपनी के पास कितना बच रहा है। कई सारी चीज़ें होती है उसके ऊपर हमें फोकस करना होता है, लेकिन हम ये इसमें शॉर्ट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि सेल्स अच्छे हैं लेकिन प्रॉफिट वैसे नहीं है। नेक्स्ट फोकस करें ROE के ऊपर, ये भी पुअर है। आप यहाँ देख सकते हो 4.97 था 5 साल पहले, वो जो पुअर था ही अभी हो चुका 2 के आसपास 2.7। अगेन दिस इज सुपर पुअर कह सकते हैं। ROC के ऊपर हम बात करें 5 साल में 7+ था, अभी 8 के आसपास, अगेन ये पुअर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट बात करें डेट कितना है, 0.15 के आसपास का इसका डेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके ऊपर डेट ज़रूर है, ये हम कह सकते हैं। फोकस करें अगर हम FIS के पास कितना है 37+, यानी मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। उसके बाद है किसी के पास तो प्रमोटर के पास है, वो है 27 के आसपास, ऑलमोस्ट 28% आप इसे कह सकते हो। बाकी बात करें DIS के पास 16+ एंड पब्लिक का इंटरेस्ट तो बना हुआ है 9 के आसपास। इसी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम पास से अगर हम कंपेयर करें तो चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती है। प्रमोटर के पास है 27+, सितंबर में अभी है 27.96, ज़रा सा उन्होंने बढ़ाया है दिसंबर क्वार्टर के बाद, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें FIS के पास 37+ था सितंबर में, अभी है 37.87, कुछ इन्होंने भी यहाँ पे बढ़ाया है। बात करें DIS की 15 से ये हो चुका है 16+, इन्होंने भी बढ़ाया। और पब्लिक की बात करें 18 से अब था, अभी 18 के आसपास है। यानी सभी ने अपना जो जितना भी शेयर होल्डिंग पैटर्न था, सभी का जितने भी होल्डिंग थी सभी ने एज इट इज़ रखा है। इसके बाद अगर हम फोकस करें म्यूचुअल फंड के ऊपर, किसने कितना या फिर आज एज ऑफ नाउ किसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। PNB परिभाष फर्स्ट फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, दूसरा L&T बैलेंस्ड, और थर्ड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी, और उसका फोर्थ है HDFC ग्रुप का रिटायरमेंट सेविंग फंड। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना किया हुआ है आपके सामने नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब के बाद 86% एज ऑफ नाउ की इसके ऊपर बुलिश है या फिर बाई की रेटिंग दे रहे एनालिस्ट की तरफ से हम बात कर रहे हैं। बाकी होल्ड की रेटिंग 10% एंड सेल की रेटिंग ओनली 3% दे रहे हैं। आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये स्लाइड काफ़ी हो जाती है कि प्लेजिंग क्या रहा है। प्लेजिंग की अगर हम बात करें
जून 20 में था जो प्रमोटर ने रखे थे। जून 20 की अगर हम बात करें, उस वक्त प्रमोटर के पास से 27.88% की होल्डिंग, उसमें से भी 1.92 प्लेज रखे थे। नेक्स्ट क्वार्टर भी उतना ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे दिसंबर आते आते प्रमोटर ने जितने भी ये प्लेज रखे थे उसे रिलीज़ कर दिया था, जो हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है अगर हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, कि प्लेजिंग ना हो, डेट फ्री कंपनी तो और भी अच्छी बात है, और उसके जो कैश कंपनी कमाते रहे, बहुत सारी चीज़ें होती, कंपनी का कैश की कमी ना हो, सो दैट कॉम्पिटिशन से फाइट कर पाए, एंड जब टफ टाइम आता है जैसे कोविड का, उस टाइम सस्टेन कर पाए। यही चीज़ तो हमें देखनी होती है, और किस तरह से कंपनी आगे ग्रो कर रही है, एक्सपेंशन प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है जब भी हम किस लॉन्ग टर्म मिड टर्म की अगर हम बात करते हैं। तो इन सब के बाद कैसे रिटर्न दिए शेयर ने अपने इन्वेस्टर को आप यहाँ देख सकते हैं, यानी मैक्सिमम रिटर्न आपके सामने, बीच बीच में कई बड़े बड़े आपको स्पाइक भी दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ करेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद भी कंपनी ने जो रिटर्न दिए हैं आपके सामने, इसका जो मैक्सिमम लो है 6.67 के आसपास है, और जो मैक्सिमम हाई है 864 के आसपास। तो यहाँ से रिटर्न आपके सामने है। लॉन्ग रन के रिटर्न हमने देख लिया। अगर हम शॉर्ट में क्विकली इसमें कवर कर ले कि शॉर्ट रन में कैसे दिए, 3 साल में 65% के रिटर्न, 2 साल में 31, नॉट इम्प्रेसिव, 1 साल के बात करें 46, और 6 महीने के बाद के 29। बाकी 3 महीने से शेयर चला ही नहीं है, या फिर ये कहें करेक्शन के फेज़ में हमें दिखाई पड़ रहा है। 11% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो भी तब जब ये 1.5% या फिर 1.33% इसमें लास्ट दिन ही अपमूव आया है, अदरवाइज 12% से भी ऊपर था। 1 महीने में भी हमें फ्लैट पे दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से ये शेयर हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है फ्रेश बाइंग के लिए। इसलिए ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें ऐसे रिटर्न देने के बाद इसकी वैल्यूएशन क्या बोल रही है, इंडस्ट्री पी चलिए 59, और ये हमें मिल रहा है 163, काफ़ी ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। ये एक चीज़ ही हो गया। दूसरी अगर हम बात करें डिलीवरी कितनी हुई है, 35 की हुई है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड कंपनी का ठीक अच्छा है, 1.37 के आसपास है, कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। ईपीएस ज़रा देखिए पुअर है। ओवरऑल अगर हम इसके सिर्फ नंबर के बेसिस पे कहें, ग्रोथ अलग चीज़ है, आने वाले टाइम में ग्रोथ कैसी रहेगी वो अलग चीज़ है, कौन से फंड, कौन से म्यूचुअल फंड, कौन से इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, वो सारी एक चीज़ है। सिर्फ रेशियोज़ के फॉर्म में देखने की कोशिश करें, वहाँ पर हमें थोड़ा सा पुअर दिखाई पड़ रहे हैं। जितने भी रेशियोज़ देखे, वो तो एक चीज़ हमारे लिए अच्छी ये हो गई है कि प्लेजिंग रिलीज़ हो गई है, अदरवाइज़ प्लेजिंग भी होती तो हमें और ज़्यादा इसमें और ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात नहीं रहती। इन सब के बाद यूपीएल का मंथली का चार्ट आपके सामने ओपन है, इसको चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। रफली अगर बात करें 2020 में का जब मार्च का क्रैश आया था, उस वक्त इस शेयर ने टच किया था 250 का लेवल, आप यहाँ देख पाएंगे ये था 250 का। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रफली इसने टच किया 850 के आसपास, किस तरह से इसने रिटर्न दिया आप यहाँ देख सकते हैं। कोविड का लेवल ये था, उससे ऊपर भी गया, एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया। लेकिन पिछले 3 महीने की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़ रही है। और ये जो मंथ की जो हमें कैंडल दिखाई पड़ रही है, ये कंप्लीटली बियरिश एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा नैरो करते हैं। अब आपके सामने यूपीएल का 1 वीक का चार्ट ओपन है। चार्ट को हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्राइवेट चैनल के, प्लस प्रोसेस भी मिल जाएगा। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे, एंड जो ओपन है सभी के लिए टेलीग्राम, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। यानी जिस चीज़ के साथ भी, जिसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ फोकस करते हैं वीकली के चार्ट पे हमें क्या समझ में आ रहा है। इसमें एक अच्छी रैली आई, ये तो हमने देख लिया मंथली के टाइम फ्रेम में 250 से 850 चला गया था, और अभी कहाँ है, अपने 20 जो वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे नीचे आना शुरू हो चुका है, और अभी की जो क्लोजिंग हुई है इसकी 729 के आसपास दिखाई पड़ रही। तो यहाँ से अब हमारे लिए क्या है, सपोर्ट की पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में तो अप ट्रेंड में बिल्कुल ही बना हुआ है। इसका जो सपोर्ट है यहाँ फोकस कीजिए, ये है इसका मई का जो इसका हाई था, अगर हम वहाँ से समझने की कोशिश करें, या फिर जो इसने टॉप बनाया था ये करेक्शन से पहले, वो था ऑलमोस्ट 700 के आसपास, और अभी कहाँ है 720 के आसपास, इससे भी नीचे आया था 720 के आसपास। तो डेफिनेटली इसके लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम करने वाला है 700 का लेवल। अगर इस लेवल के आसपास ये रुकता है, ये हमें वनडे में समझ में आ जाएगा जब वनडे का चार्ट ओपन करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ये लेवल कर सकता है, आप इसे ऐसे ड्रॉ करें तो। इसलिए ये रहा इसका फर्स्ट सपोर्ट, जहाँ पे फ्रेश बाइंग
बाइंग की जा सकती है, जहाँ पे एवरेजिंग की जा सकती है, और जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से इसमें रिवर्सल आ सकता है या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से फेवरेबल नज़र आ रहा है। ये एक चीज़ हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। अब आपके सामने वनडे का चार्ट ओपन है, यहाँ ज़रा देखिए, यानी कि ऑलमोस्ट ये उसी लेवल के आसपास आ चुका है, बिल्कुल बॉटम के आसपास आ चुका है। आरएसआई की अगर हम बात करें 32 के आसपास है, अगर हम बात करें 30 के आसपास आ चुके हैं, तो एक ओवरसोल्ड हो चुका है। इसलिए यहाँ से ऐसा लगता है कि यहाँ से इसकी जो गिरावट है, जो करेक्शन है, इसमें यहाँ से ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। 700 के आसपास आता है, एक अच्छा लेवल है, लेकिन वहाँ पर ज़रा ये ज़रूर देख लेंगे कुछ दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा शेयर है, 850 का शेयर 700 पर मिल रहा है, बस ले लेते हैं, झपट पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखना पड़ेगा क्या यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, कुछ वॉल्यूम में हमें चीज़ें हलचल होते हुए दिखाई पड़ रही है, कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, या फिर कुछ और चीज़ें हो रही है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ ये उसका सपोर्ट है 700 के आसपास, तो इस लेवल के आसपास अगर मिल जाता है, एक अच्छा लेवल है, अच्छा शेयर है। शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए बड़ा ही अच्छा शेयर है। इसे एज ऑफ नाउ जो हमारे पैरामीटर है वहाँ पे ये कंपनी बैठती है। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये हमारे पैरामीटर पे नहीं बैठती है। अब आगे जाके किस तरह से इसके फंडामेंटल चेंज होंगे, अगर कोई यहाँ बैठ के आज बोल दे कि 5 साल में ये ऐसा कर देंगे, ना 5 साल के आगे ना हमें पता है, ना कंपनी को पता है कि आगे 5 साल क्या होने वाला है। क्योंकि इससे 1 साल पहले पीछे हमें ही नहीं पता था कि कोविड आने वाला है, ऐसा फॉल होने वाला है, ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली, इतनी कंपनीज बंद होने वाली, इतनी ओपन होने वाली। तो आगे 5 साल हम कह नहीं सकते कि क्या इसके रेशियोज़, क्या फंडामेंटल क्या चेंज होंगे। एज ऑफ नाउ शॉर्ट रन के लिए, मिड रन के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। 700 अच्छा लेवल है, 720 के आसपास है। इस लेवल के आसपास धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें एड ऑन कर सकते हैं। एक बार बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल हो ही गया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं बाइंग की तरफ। ये हमने सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली। अगर ऐसे में मार्केट में जर्क आ गया, मार्केट में कभी भी हमें प्रेशर दिखाई पड़ता है और ये नीचे हमें मिल जाता है, तो 700 अगर सम हाउस ने ब्रेक कर दिया, जो एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं पड़ सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, कोई भी चीज़ लिख के नहीं दी जा सकती। नीचे आ जाता है 700 बिलो, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है 675 यानी 675 के आसपास, ये इससे नीचे जाता हुआ बिल्कुल दिखाई पड़ नहीं रहा है। इसलिए पहली बात तो 700 पे इसको रुकना चाहिए, और उसके बाद अगर मिल जाए तो वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए 675 के आसपास। चलिए, इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। आई होप आपकी जितनी भी क्वेरी है इसमें रिजॉल्व हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है, कुछ क्वेरी बच गए हैं, आप हमें बता सकते हो। बाकी सारी डिटेल तो आपको मिल ही जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। आपको ज्वाइन बटन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।